हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना। आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, आप लोग भी इंजॉय से पढ़ रहे होंगे। जहां पर भी आपको पीसफुल एरिया मिले आराम से बैठ के पढ़ते रहो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना इजी, इतना आराम से पढ़ने का। देखो, फिजिक्स जब तक आप पीसफुल जगह नहीं चुनेंगे, जब तक आप शांतिपूर्ण एरिया नहीं ना तलाशोगे, तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप पार्क वगैरह या फिर अच्छे सुनसान जगह पे आप जब फिजिक्स बैठ के पढ़ोगे ना, तो कहने कि आप ऐसी चीज एज्यूम कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, प्रोटॉन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि अभी किस तरह से यूट्यूब पर है जो टीचरों का कंपटीशन चल रहा है आपस में एक दूसरे का, है ना। बहुत सारे टीचर जो है एक दूसरे को कंपटीशन कर रहे हैं। खैर, हमें उन सभी चीजों से मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चों का साथ कभी ना मतलब कि छोड़े। दूसरी चीज कि बच्चों को कभी भी अंधविश्वास में ना डालें। ठीक है। कोई भी बच्चा हो, बच्चे को कभी भी, या फिर कोई भी टीचर्स हो, कोई भी टीचर्स, प्लीज आप बच्चे को अंधविश्वास में ना डालें। जो भी सीरीज कर रहे हो वो सीरीज बाय सीरीज, चाहे वो बोर्ड का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, आराम से पढ़ाएं। जो रियल है, जो आपको कॉन्सेप्ट आती है वही कॉन्सेप्ट। आप गलत सलत क्यों पढ़ाते हो? गलत सलत पढ़ाने से क्या फायदा होगा? आज आप यहाँ पे पढ़ा ले रहे हो सकता है वो बच्चे बाद में जब किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, वहां पे अगर वही चीज अगर वो सही पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर वो गलत साबित करने के लिए आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो प्लीज आप सभी टीचर्स जो भी आप यूट्यूब पे हो या ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिस जैसे कि किसी तरह से भी आप पढ़ा, तो प्लीज आप कोशिश करिए कि आप अपना जो है वो एक, अगर आपको बाई देवे, चलो ठीक है, हमारे टीचर से मिस्टेक होती है, तो आप एक कंटेंट बना लो। आप एक परफेक्ट कंटेंट बनाओ, देन पढ़ाना शुरू करो। लेकिन हमेशा आप अच्छे तरीके से पढ़ो। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिया। बड़ा मजा आ रहा था ना लेक्चर करने में। हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ लिया है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने वो सिल्क का कपड़ा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात किया ना, सिल्क के कपड़े के ऊपर और वो कांच के रॉड के ऊपर, है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की भी बातें कर ली। कल जो है बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 03, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 का नहीं, 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों जो पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके प्लीज आप उस वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें। ठीक है। आप उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देख कर आएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट इसी वीडियो लेक्चर को देखोगे ना, तो हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आए, आपको बेनिफिट ना हो। तो जब आप वो प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर आप जब देखेंगे और इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है और बिल्कुल बहुत स्मूथली आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाना शुरू किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जो स्टॉप किया था वहां पर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आकर मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। आज वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले, जो बच्चे अपने आसपास के वातावरण से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो अपने डिस्टरबेंस से वो या तो कहीं दूर शिफ्ट कर ले अपने आप को, या फिर आप कोशिश करो कि वो आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी चीज, जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, जब भी आप देखो, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, सुबह में, जिस टाइम भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, प्लीज आप उस टाइम कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे। क्यों? तो क्योंकि उससे फायदा, क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, और जब खुद से नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि आप बेसिक से बेसिक जानकारी भी आप नोट कर सकते हो। तो इसलिए आप हमेशा सेल्फ मेड नोट्स पढ़ा करो, किसी दूसरे का बनाया हुआ नोट्स नहीं। ठीक है। तो चलिए लेक्चर का शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलने में बहुत बेहतरीन और बोलने में बहुत अच्छा लगता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या स्मूथली नाम है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो इंग्लिश में फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नहीं तो फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो हिंदी में भी आप लगा सकते हैं क्या हेडिंग, कि आवेश का
क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण। सबसे पहली चीज कि जो बच्चे एक क्वांटिमीकरण, ऐसा नाम जो पहली बार जो सुन रहे हैं वो हमें कमेंट में करके बताना कि ऐसे कौन कौन से ऐसे बच्चे हो जो कि आवेश का क्वांटिमीकरण है, जो क्वांटिमी एक आधा का लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे क व संयुक्त आधा का है। ठीक है, देखो वो क्या है ना कि बेसिकली जो है वो कहीं ना कहीं हमारा सीबीएसई बोर्ड है। मैं सीबीएसई बच्चों को ज्यादातर मैं सीबीएसई बच्चों को गाइड करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हमारा हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत लिखने में, राइटिंग में कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक लगी तो आप उसे अपने हिसाब से अपना आप सही लिखना। ठीक है, मैं देखो जो चीज होती है, जो प्रॉब्लम हो, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, क्योंकि भैया हमारा हिंदी लिखने में दिक्कत हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने क्वांटिमीकरण गलत लिखा हो, तो आप प्लीज सही लिखना। ठीक है, तो आवेश का क्वांटिमीकरण या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन है क्या, सबसे पहले इसको समझो होता क्या है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये क्वांटाइजेशन की कहानी, क्वांटाइजेशन की कहानी जो है वो एक अंग्रेज साइंटिस्ट, तो ऐसा अब बच्चे वो सोच रहे हैं कि सर इंडियन साइंटिस्ट इतना ज्यादा, इंडियन साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं लेते। देखो इंडियन साइंटिस्ट भी थे, आर्यभट्ट, पता है ना कितने बड़े एस्ट्रोनॉमर, जिनकी बात हम जब क्लास 11 में पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पे की थी, ग्रेविटेशन में भी बात की थी आर्यभट्ट की। इंडिया में भी टेंशन नहीं लेने का। तो एक साइंटिस्ट थे इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था फैराडे। तो फैराडे ने सबसे पहले क्वांटाइजेशन का खोज किया था। किसका? क्वांटाइजेशन का। फैराडे ने सबसे पहले क्वांटाइजेशन देखा, वो भी कब? तो जब विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट्स के दौरान, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्वांटाइजेशन, वहां से देखा कि आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड हो रहा है, वहीं से आपको आवेश का क्वांटिमीकरण मिला है। लेकिन जब फैराडो की इस बात को मालूम पड़ा, आवेश के क्वांटिमीकरण के जब बात में उनको फैराडो को जब इससे आवेश के क्वांटिमीकरण के बारे में पता चला, तो वो उनकी बातें दुनिया में उतना ज्यादा नहीं फैला था, उतनी ज्यादा दुनिया में प्रकाशित नहीं हुई थी इनकी बातें आवेश के क्वांटिमीकरण को लेकर। तब जाकर 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिलिकन, जिसका नाम है मिलिकन। और फिर जाकर फाइनली जो है 1912 ईस्वी में मिलिकन ने आवेश के क्वांटिमीकरण के बारे में फाइनली जो है एक प्रस्ताव दिया। फाइनली मतलब कि आप ऐसा समझो कि फाइनली जो मिलिकन ने ही 1912 में आवेश के क्वांटिमीकरण जो है का नियम जो प्रतिपादन किया या फिर इसको लॉन्च किया, जो भी आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, किसने? मिलिकन ने। कब? 1912 में। अभी बात आती है क्वांटिमीकरण का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन का। तो क्वांटाइजेशन जो है कोई नया चीज नहीं है भाई। क्वांटाइजेशन जो है वो कोई नई वर्ड, कोई नई चीज नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, बहुत सारी ऐसी अवस्था है जहां पर भौतिक राशि, जहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो जाती है। फिजिक्स में, भौतिक में बहुत ऐसी अवस्थाएं हैं, बहुत ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर भौतिक राशियां जो होती हैं वो क्वांटीकृत हो जाती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटीकृत। तो जहां पर भौतिक राशियां जो होती है वो क्वांटीकृत हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केंद्रक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, जिसको कि हम क्या होते हैं, वृत्तीय कक्ष भी आप कर सकते हो, तो वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहा है, तो वो गति कर रहा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन उस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है तो उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कोणीय संवेग। तो जब इलेक्ट्रॉन उस वृत्ताकार पथ पर गति, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि बात को ध्यान से सुनो, समझो कि आखिर मैं आज ये चीज समझाकर ही रहूंगा कि आखिर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या, क्वांटिमीकरण कोई नया चीज नहीं, बहुत पहले से है। तो होता है क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रही होती है तो उस वक्त इसकी जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, तो उसका मतलब हो गया कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटिमीकृत होती है। उस वक्त इसकी कोणीय संवेग क्वांटिमीकृत होती है। तो आपको वहां भी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, यहां भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। इतना ही नहीं,
आपको क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट पढ़नी है, लाइट भी क्वांटाइज्ड होता है, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। तो क्वांटाइजेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, इससे डरने का नहीं, क्वांटमीकरण से डरने का नहीं। आपन बोलता है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जब तक इस चैनल पर मैं हूं तब तक आप लोग को टेंशन नहीं लेने का। टेंशन तुम लोग क्यों लोगे यार, तुम लोग पढ़ो, सिर्फ तुम लोग पढ़ो। टेंशन तो मेरे को लेना कि मैं किस तरह से तुम लोग को पढ़ाऊं, कितना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को। देखो, अगर तुम लोग सही से पढ़ोगे तो मैं कोशिश करूं कि मैं अपना 100 का 100% आप लोग को दूं, लेकिन आप लोग सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ो लेकिन, ठीक है। और तो क्वांटाइजेशन क्या है कि कोई नई चीज नहीं है। देखो, क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जो है, मेन मीनिंग्स क्या है वो उसकी अब हम बात करते हैं। जैसे देखो, होता है क्या कि अगर आप मार्केट में जाओ, कुछ आप परचेज करो, यानी कि कुछ खरीदो, कुछ खरीदना हो तो आप क्या करेंगे, कलम, कॉपी, कुछ भी आप खरीदते होंगे, है ना। जो आप कलम खरीदते होंगे, कॉपी खरीदते होंगे, बुक खरीदते होंगे, तो आप क्या करते हैं कि वहां पर या तो 1 पेन या 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन, इस तरह से खरीदते होंगे, या फिर 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी, 10 कॉपी, यानी कि कुछ इस हम कहते हैं कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड क्वांटिटी में खरीदते होंगे, फिक्स्ड क्वांटिटी में, है ना। तो कुछ ना कुछ आप फिक्स्ड क्वांटिटी में खरीदते होंगे। कभी आपने ऐसा नहीं किया कि आप आधा पेन लिए और घर चले आए, आधा कॉपी लिए और घर चले आए, 1.5 कॉपी, 2.5 कॉपी, 3.5 कॉपी, इस तरह से आपने कभी भी कोई सामान, कोई चीज परचेज नहीं किया। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट था उसी को मैंने बोल दिया क्वांटाइजेशन, उसी को मैंने बोल दिया क्वांटमीकरण। अब होता है क्या कि आवेश भी उसी के तरफ फिक्स्ड अमाउंट में रहता है। इसलिए भी जो है आवेश जो है बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में, या तो 1 आवेश हो सकता है, 2 आवेश हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन कभी भी आवेश आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 कुछ इस तरह से आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आवेश जब भी होगा तो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा, ठीक है। और वहीं से आता है आवेश का क्वांटमीकरण का नियम। आवेश का क्वांटमीकरण कहता क्या है कि आवेश हमेशा ई का पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। आवेश जो है वो हमेशा ई के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई क्या है। देखो, ये वाला ई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ई है। ये ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ई है। ई का मतलब क्या हुआ, ई जो है यहां पर मैं बता दूं, ई यहां पर ई जो है, ई इलेक्ट्रॉन पर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश है, ठीक है। तो क्या है, ई क्या है, तो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश है। तो फिर से कि आवेश का क्वांटमीकरण कहता क्या है कि आवेश हमेशा ई का पूर्णांकी गुणज के रूप में रहता है। और आपने बुक्स में एक फॉर्मूला देखा क्या कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, U इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस एन ई इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ई का मतलब तो समझा दिया मैंने कि ई क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो मूल इकाई आवेश जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है E इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला मूल इकाई आवेश है, ठीक है।
वही नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर कुछ दिन पहले आप जो है बोलते कि इलेक्ट्रॉन को आवेश मान लो, आज बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मौलिक इकाई आवेश, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे 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 फंडामेंटल यानी कि मूल कण और स्वतंत्र रूप में रहने वाला मूल कण है। जैसे इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसको हम क्वार्क, एंटी क्वार्क बोलते हैं। लेकिन वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, यही आप प्रोटॉन के लिए अगर E देखें तो प्रोटॉन पर E कितना होता है? तो प्रोटॉन पर होता है 1/3, यानी कि 1/3 भाग। न्यूट्रॉन के लिए 2/3। खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, उसकी बात हम नहीं करेंगे। E जो है ये बहुत 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 छोटा होता है। E का साइज जो बहुत 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 छोटा। अगर आप E को देखना भी चाहोगे ना तो आपको सही रूप से आपको दिखा नहीं, क्योंकि जैसे देखो आप ऐसा समझो, आपको E जो है वो कहीं ना कहीं एक लाइन के रूप में दिखेगा। क्योंकि जैसे देखो, अगर हम यहां से अगर डॉट 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 इस तरह से अगर हम बनाते चले जाएं, तो अगर आप दूर से देखो तो आपको ये एक लाइन की तरह नजर आएगा, और हमें लगता है कि शायद कहीं कि आपको एक लाइन की तरह दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको जब जैसे मान लो कि ये डॉट है, मैं इस तरह से डॉट डॉट करके मैं इसको सजा दूं इस तरह से, तो जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी मैंने बिंदु बनाए हैं, ये बिंदु कहीं ना कहीं अगर दूर से देखोगे तो आपको एक लाइन की तरह दिखेगा, एक सतत रेखा में आपको प्रतीत होगी, एक सतत रेखा में आपको प्रतीत होगी। ये डॉट के रूप में आपको नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं E जो है, आपको E भी इलेक्ट्रॉन पर कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रतीत होता है। ठीक है, तो E के बारे में E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश। और इसलिए मैं और बता दूं कि हम लोग जो यूज करते हैं, खासतौर पे हम लोग जो ज्यादा जो आवेश की जो इकाई यूज करते हैं, वो कौन सी इकाई यूज करते हैं? तो वो हम करते हैं माइक्रो सॉरी, उसको हम यूज करते हैं माइक्रो कूलम, जिसको हम बोलते हैं म्यू सी। और 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम होता है। अब पता है कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम कहां से आया? तो कहीं ना कहीं ये इसी का देन है, ये इसी का देन है। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश E, ठीक है, और 1 माइक्रो कूलम का जो आवेश जो होता है, 1 माइक्रो कूलम का आवेश यानी कि 1 म्यूसी का आवेश जो होता है वो कितना होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश की 10 के पावर 13 गुना। कितना? 10 के पावर 13 गुना। क्या मैंने बोला कि 1 माइक्रो कूलम में जो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश के 10 के पावर 13 गुना। तो इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले मूल इकाई आवेश कितना है? E, और E की मान कितना है? तो वो है -1.6 गुने 10 के पावर कितना? -19। और इसका 10 के पावर 13 गुना, 10 के पावर 13 गुना, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना? तो आप इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -6 कूलम। ये हो गया 1 माइक्रो कूलम, ये होता है 1 माइक्रो कूलम। आप हमें कमेंट में करके बताओगे कि साइज किसका बड़ा होगा, कूलम का या माइक्रो कूलम का? किसका साइज बड़ा होगा, कूलम का या माइक्रो कूलम का? कमेंट में करके बताओगे, ठीक है। चलिए, तो ये होगी क्वांटमीकरण। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस, यानी इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहां पर है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। मैंने बताया था कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो कांच की छड़ से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर उस सिल्क के कपड़े के ऊपर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके वजह से सिल्क के कपड़े के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है और कांच के इतना खांसी क्यों हो रहा है? तो
और एक कांच के छड़ के ऊपर देखिए उसमें, तो कांच के छड़ के ऊपर पूरी तरह से धन आवेश हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को जब इस तरह से स्थानांतरित होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है, अब होता है क्या कि यहां पर E का तो मान पता है कि E का मान, अच्छा प्लस माइनस का मतलब समझ लो। प्लस का मतलब क्या, तो अगर किसी पिंड से दूसरे पिंड पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, धन आवेश होता है, प्रोटॉन कैसा है, धन आवेश, तो प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो तो हम यहां पर प्लस ले लेंगे, अगर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो माइनस लेंगे। एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब है संख्या, एन का मतलब क्या है, संख्या, किसकी संख्या, तो अरे भैया जो ट्रांसफर होगी, जिसके वजह से आवेश आ रहा है जा रहा है, उसकी संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्या, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तब जाकर एक कूलाम्ब आवेश होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक कूलाम्ब आवेश प्राप्त करने के लिए आपको कितना प्रोटॉन चाहिएगा, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक कूलाम्ब आवेश, ना कि माइनस एक कूलाम्ब आवेश। अगर मैं माइनस एक कूलाम्ब आवेश बोलता तो आपको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एक कूलाम्ब आवेश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम्ब आवेश प्राप्त करने के लिए आपको कितने कितनी प्रोटॉन चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1c, का मतलब कूलाम्ब इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, प्लस है, प्रोटॉन के पास में धन आवेश होता है तो प्लस ए नहीं, और 1 कूलाम्ब इक्वल टू प्लस, तो प्लस में एन का हमें नहीं पता, और ई, और प्रोटॉन के लिए भी ई का मान कितना, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन इसके आगे से माइनस क्या होगा, हट जाए, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की बात करें, तो इसमें लग जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब यहां से n की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी कि अगर आपको किसी वस्तु पर प्लस एक कूलाम्ब आवेश चाहिए, कितना, प्लस, इसका अगर प्लस भी लगा दो, ऐसे भी तो प्लस में ही है, लेकिन चाहो तो आप प्लस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए लगा दो। तो अगर आपको ये कूलाम्ब आवेश चाहिए होगा किसी वस्तु पर, तो यानी कि उस वस्तु पर आपको 6 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन चाहिए। जब आप उस वस्तु पर 6 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे तो उस वस्तु के पास में ये कूलाम्ब आवेश आ जाएगा। तो यही है यूज, क्यू बराबर प्लस माइनस जेनी का, और ये है आवेश का क्वांटिमीकरण। मैंने क्या बोला, आवेश के क्वांटिमीकरण में एक चीज कि आवेश जब भी होगा तो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा। फिक्स्ड अमाउंट में करने का मतलब क्या, देखो मान लो कि कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो क्या लिखेंगे, अब कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2, तो हम लिख देंगे 2, और साथ में क्या हो जाएगा ये, तो -2 ट्रांसफर हो सकता है, -3 ट्रांसफर हो सकता है, -4 ट्रांसफर हो सकता है। अगर क्या हम लिखना चाहें कि -2.5 ही ऐसा संभव है, या -3.75 क्या ऐसा संभव है, या फिर -4.5 सॉरी इसके साथ में मैंने लगाना भूल गया, या फिर -4.5 क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न बन जाएगा, और भिन्न तो इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी होते हैं फिक्स्ड अमाउंट में होगा, -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन -2.5 -3.75 या फिर -4.5 नहीं हो सकता। चाहे तो आप प्रोटॉन रखें तो आप प्रोटॉन के लिए लिख दो कि +2e, या फिर +3e, या फिर +5e लिख सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट में कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, बात सुनिए जल्दी से आप इसका स्टैंडर्ड, फिर मैं आई की बात करता हूं। चलिए हो गया, चलिए अब आज की क्लास यहीं पर बंद कर दीजिए। अब जो है आगे की क्लास, आगे की बात करते हैं जहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा
तो यहां पर अब जो है हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि क्या बोलते हैं भारतीय वन बुक्स में दिया हुआ है, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू है तो इस एमसीक्यू को हम यहीं पर ले लिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ट एमसीक्यू है और बहुत इजी एमसीक्यू है। यहां पर बच्चों क्वेश्चंस क्या है एक बार आप रीड कर ले खुद से। क्वेश्चंस क्या है कि किसी अनावेशित वस्तु पर क्या कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर ये कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि किसी कोई एक वस्तु है, उस वस्तु पर आपको एक कूलम्ब आवेश चाहिए। अब वो एक कूलम्ब जो आवेश चाहिए, यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे माइनस एक कूलम्ब नहीं करा, एक कूलम्ब, यानी कि उसको आपको कहीं कि उसको पोजिट्रॉन बनाना है, यानी कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, तभी उस पर क्या होगा, ये कूलम्ब आवेश होगा। अब है कि उसके ऊपर एक कूलम्ब आवेश लाने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, निकाल के दूसरे वस्तु के ऊपर स्थानांतरण करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्वितरण करना पड़ेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब उस वस्तु के ऊपर ये कूलम्ब आवेश आएगा। तो सिंपली करना है आपको क्या कि Q बराबर N इंटू E, जहां पर Q क्या है, आवेश, कितना आवेश, तो एक कूलम्ब, तो मैंने लिख दिया एक कूलम्ब, N तो ही हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो N, और E की वैल्यू मैं बता रखा हूं यहाँ पर, नहीं यहाँ पे मिटा दिया मैंने। E की वैल्यू आप लोगों को पता हो कि E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को हम इतना बार लिखते हैं ना, लिखते खैर, तो यहाँ पर E की वैल्यू लिख देंगे कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। देखो एक चीज मैं और बता दूं कि आप लोग यहाँ पर आप इसका चिन्ह जो है प्लस माइनस कंसीडर करो या ना करो, कोई फर्क, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। बिना चिन्ह को लिए हुए आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। कूलम्ब से कूलम्ब मरेगा, हाँ मर जाएगा, तो जीवित क्या रहेगा, तो जीवित रहेगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये जब यहां से डिवीजन करोगे तो आपको आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी कि इतना अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तब जाकर ये कूलम्ब आवेश मिलेगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। 6.25, इसी को हम बार बार क्या लिख रहे थे, डायरेक्ट हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, बहुत इजी क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एन। और तो और थोड़ा सा एक चीज बस थोड़ी सी देख लीजिए, थोड़ा सा मान लिए, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम यूज कैसे करते हैं, देखो कितना मजा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत मजा आएगा, और जितना मजा ऐसे नहीं आता उतना मजा इसमें आएगा, है ना जी? यस सर, यस सर। चलो देखो जी सर, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यूं ऐसे फेंकें, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, अंडा टाइप का लग रहा है, इसको थोड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करता हूं, अरे यार छोटा बनाता हूं, ये लो छोटा सा, ठीक है, लगभग ठीक है, ठीक है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जाहिर सी बात है कि इसके पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मान लीजिए कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है N1, कितना है N1, 4 5 6, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, और इलेक्ट्रॉन के पास में अब इस कितना E, तो इसको हम 4 ही लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसके पास में प्रोटॉन है, जाकर मान लेते हैं कि 6, और प्रोटॉन के पास में भी E होगा, आवेश होगा ना, तो 6E, क्योंकि Q बराबर N E, N का मतलब क्या, संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 6 और साथ में लिख दिए E, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और साथ में लिख दिए E, और ये फाइनली बन गया 4E और 6E, है ना, 4E कूलम्ब और 6E कूलम्ब। फाइनली इसके पास चार्ज कितना है, तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो -4E, और प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो +6E, क्लियर। अगर इसके पास में हम नेट आवेश निकाले, कुल आवेश कह दो या नेट आवेश, कोई दिक्कत नहीं है, नेट आवेश, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करोगे, आप इसको जोड़ दोगे, कैसे कि +6E, अरे 6E का मतलब यही कि 6 कूलम्ब, और E की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो आपको कूलम्ब मिलेगा। लेकिन मैंने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डायरेक्ट ना पुट करने की वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे E लिख दिया हूं, इस बात को समझना, ठीक है, माथा कपार मत पीटना।
तो +6e और प्लस कितना हो जाएगा -4e, -4e, यहां से +6e ये हो गया 6e और प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा -2e, और फाइनली जो है वो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 4e और कैसा प्लस में आएगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास में जो नेट आवेश है, नेट यानी कि कुल जो आवेश है वो फाइनली वो किस रूप में है, तो वो 4e के रूप में, और कैसा तो प्लस है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये वस्तु जो पूर्ण रूप से धन आवेशित है। यानी कि अगर इस वस्तु के पास में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऋण आवेशित ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे, ऋण आवेशित वस्तु लेकर जाएंगे तो उसको सीधा खींच लेगा, लेकिन वही अगर कोई धन आवेशित वस्तु लेकर जाएंगे तो उसको धक्का देगा, ढकेल देगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, और देखिए तो अब इसी चीज को यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूले से समझो, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि यहां पर उसको मेंशन कर दूं। तो मान ली कि इलेक्ट्रॉन जो था कितना 4 था, इसको हम कर दिए n1, 4 की जगह हम क्या लिख दिए n1, इलेक्ट्रॉन की संख्या n1, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी E ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास में ऋण आवेश तो क्या हो जाएगा -E। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, किसकी, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या को हम लिख लेते हैं, संख्या को अगर हम ले ले इस वस्तु पर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितना है 6, और 6 की जगह हम क्या, हम इसको n2 लिख सकते, तो मान लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या कितना है n2, और प्रोटॉन पर आवेश किसके ऊपर, प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा कितना, सिर्फ ही, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धन आवेश है, धन आवेश प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आवेश E, प्रोटॉन पर संख्या n2, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो n1। ठीक है, अगर हम यहां से इसकी अगर कुल आवेश हम लिखना चाहे, अगर हम Q बराबर Ne अगर आवेश निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, Q बराबर Ne, और Q बराबर Ne से हमको क्या मिलेगा कि यहां पर जो आवेश मिल जाएगा Q1 वो कितना मिलेगा, तो Q1 जो हमको यहां पर मिलेगा वो कितना मिलेगा Q1, तो Q1 मिल जाएगा -n1e, यही होगा ना, n1 इंटू -e बराबर -n1e। अगर उसी तरह से अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे हम n2e, क्यों, क्योंकि Q बराबर n इंटू ई, तो यहां पर हो जाएगा n2, इसके लिए n2 और इसके लिए e n2e, और दोनों का यहां से अगर आप जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसको हम Q2 कर लेते हैं, Q2 बराबर n2e। ठीक है, अगर यहां से हम नेट आवेश लिखना चाहें, नेट आवेश यानी कुल आवेश, तो क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 या Q2 प्लस Q1 कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एनसीईआरटी जो दिया उसको मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूं। यहाँ पे Q2 प्लस Q1 अगर हम लिख दें तो क्या लिखेंगे, कितना है Q2 कितना है, तो वो है n2e। ठीक है, और प्लस Q1 कितना है n1e। ठीक है, अब यहां से देखो, अच्छा और ये भी माइनस में है ना, सॉरी माइनस में, तो यहां से हो जाएगा कि n2e प्लस माइनस माइनस n1e, और यहां से आप देखो कि n1 n2 और n1 और e, तो यहां पर e यहां भी e यहां भी, तो e क्या है दोनों में है, तो यहां से क्या हम e को कॉमन ले सकते हैं, अगर e को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कि n2 माइनस n1 इंटू e। अब इस अगर फॉर्मूले को यानी कि Q बराबर Q नेट जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा n2 माइनस n1 इंटू e। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस आरंभिक। ठीक है, अब यहां से देखो, तो n2 और n1 का वैल्यू डालो, e का वैल्यू डालो, क्या आपको नेट आवेश जो है वो +4e कूलम मिलता है या नहीं। n2 कितना था हम लिए थे 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, और n1 कितना है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया e, यहाँ से 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, तो यहाँ से आगे एक मिनट 4 6 एक मिनट, यहाँ पे है 6 प्लस माइनस, अच्छा सॉरी ये 4 है ना, प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत है, जहाँ पे 4e यहाँ पे हो जाएगा 2e, सॉरी जहाँ पर हो जाएगा 2e, जहाँ पे 2e नेट जो आवेश है वो कितना है, वो है 2e, तो यहाँ पर भी आवेश हमको नेट आवेश कितना मिला है +2e,
प्लस 2e का मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये वस्तु जो है वो धनावेशित है और साथ साथ इसके पास आवेश कितना है, तो 2e है। 2e का मतलब क्या है, यानी कि 2 गुने e में वैल्यू डाल दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, यहां से फाइनली 100 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी कि इस वस्तु के पास में जो नेट आवेश जो है वो इतना है, और कैसा है, तो ये प्लस के फॉर्म में, प्लस का मतलब ये धन आवेश है। बात समझ में आया? तो यहीं से आपका यहीं पर समाप्त होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तो और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम्स के नियम। आई होप कि आप सभी लोगों ने पढ़ा हो कूलम्स का नियम। मैंने जब बताया था फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम बताया था क्या कि दो आवेश, चाहे वो ऋण ऋण आवेश हो या धन धन आवेश हो, या फिर धन आवेश हो और ऋण आवेश हो, या फिर ऋण आवेश और धन आवेश हो, कहीं ना कहीं उसके बीच में आकर्षण हो रही थी या प्रतिकर्षण हो रही थी। यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, कहीं ना कहीं उसके बीच में एक बल लग रहा था। क्या हो रहा था? एक बल लग रहा था। तो उसी बल को हम बोलते हैं कूलाम बल, यानी कि कूलाम का नियम। क्या? तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। थोड़ा सा इसका यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे कूलाम का नियम, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आवेश है जहां पर Q1, थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q1 रखा है, दूसरी जो है यहां पर भी प्लस चार्ज और Q2 रखा है, और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी जो है वो R है। ठीक है, दोनों आवेश कैसा है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि ये भी धन आवेश और ये भी धन आवेश। तो जब दोनों धन आवेश है, दोनों के पास में काफी धन है, धन दोनों के बीच में क्या होगा, काफी लड़ाई होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। लड़ाई होगा तो ढकला ढकली होगा, और ढकला ढकली होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा एक दूसरे से दूर। यानी कि 1 जो है वो 2 को धक्का देगा इस तरफ, 2 जो है वो 1 को धक्का देगा इस तरफ, यानी कि इसके ऊपर 1 के ऊपर एक फोर्स लगेगी 1 के ऊपर, और कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। और जितना 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएगा, उतना ही 2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कौन, 1, यानी कि फोर्स लगेगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर, कौन लगाएगा, 1 लगाएगा। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं कूलाम बल। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इसी फोर्स को हम बोलेंगे कूलाम बल, यानी कि कूलाम का नियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम, थोड़ा बहुत अगर किसी को पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम में आप लोगों ने पढ़ा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F क्या है, Q1 Q2 क्या है, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, तो इसकी जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आज के लिए बस ये इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।